नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आयुष्मान भव में। मैं हूं प्रीति सिंह। आज आयुष्मान भव में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे इश्यू की जो हम सबकी जिंदगी से बहुत करीब से जुड़ा हुआ है, फूड एडिक्शन या कहें खाने की लत। जी हाँ, खाना जो हमारी ज़रूरत है, लेकिन कभी कभी यही खाना हमारी कमज़ोरी बन जाता है। या कभी आपने नोटिस किया है कि हम अक्सर खाना खाते हैं भूख से नहीं, बल्कि कई बार बोर्डम से, स्ट्रेस से या इमोशनल रीज़न से भी। कभी कभी हमारे लिए फूड कंफर्ट बन जाता है और कभी पनिशमेंट भी। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में जब हर तरफ एडवर्टीजमेंट है, सोशल मीडिया और टेम्पटिंग फूड पिक्चर्स हैं, साथ ही एक क्लिक पर आपका मनपसंद खाना कुछ ही पलों में आपके सामने मौजूद भी हो जाता है, तो कंट्रोल कर पाना और मुश्किल हो जाता है। स्टडीज बताती हैं कि भारत में लगभग 25 से 30% लोग किसी न किसी तरह की फूड डिपेंडेंसी या एडिक्शन से जूझ रहे हैं। कई तरह के खाद्य पदार्थ जैसे चीनी या कहें शुगर, चीज़ और फ्राइड फूड्स, ये हमारे ब्रेन के डोपामाइन सिस्टम को वैसे ही ट्रिगर करते हैं जैसे अल्कोहल या ड्रग्स। ये शॉकिंग ज़रूर है, लेकिन सच है। तो आज हम आयुष्मान भव में समझेंगे फूड एडिक्शन यानी खाने की लत के बारे में। ये क्या है, क्यों होता है और कैसे इससे डील किया जाए। हर पैथी, एलोपैथी, आयुर्वेदा और होम्योपैथी से लेकर क्या कहती हैं और कैसे इसे काबू करने में मदद कर सकती हैं। हमारे साथ 3 बेहद खास मेहमान हैं जो आज अलग अलग पैथी के विशेषज्ञ हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर भावुक गर्ग हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, प्रोफेसर ऑफ साइकाट्री, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज, दिल्ली। बहुत बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर गर्ग, शुक्रिया हमारे साथ आज इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। साथ ही हमारे साथ डॉक्टर राजेश छाबरा जो कि आयुर्वेदिक विशेषज्ञ हैं, वो मौजूद हैं, डायरेक्टर हैं श्री कृष्ण सुपर स्पेशलिटी इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, दिल्ली। बहुत बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर छाबरा, शुक्रिया आपका भी। और साथ ही होम्योपैथी एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डॉक्टर अशोक शर्मा स्टूडियो में मौजूद हैं, सीएमओ हैं होम्योपैथी डायरेक्टरेट ऑफ आयुष, गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर शर्मा। शुरुआत डॉक्टर भावुक गर्ग आपसे करूंगी। जैसे मैंने शब्द का इस्तेमाल किया फूड एडिक्शन, लोग इसे अलग अलग नामों से जान सकते हैं, समझ सकते हैं। खाने की लत, कई लोग कहते हैं बिंज ईटिंग, कई लोग कहते हैं ओवर ईटिंग। कैसे इसको मेडिकली समझा जाए, क्या है फूड एडिक्शन और क्या ये अलग अलग है सब कुछ? आई थिंक बहुत ही अच्छा सवाल है शुरुआत करने के लिए हमारे डिस्कशन को। पहली बात तो ये समझना ज़रूरी है कि फूड एडिक्शन अपने आप में कोई बीमारी की तरह अभी डायग्नोस नहीं किया जाता है। ऐसा कोई क्लासिफिकेटरी सिस्टम नहीं है जिसमें हम फूड एडिक्शन करके अलग से बीमारी को बोला जाए। पर एडिक्शन टर्म बड़ा इंपॉर्टेंट है पहले समझना। एडिक्शन शब्द हम यूजुअली समझते हैं कि जैसे पदार्थों के लिए, नशीले पदार्थों का एडिक्शन लोगों को होता है, पर इसी के साथ साथ अब इसको ब्रॉडन किया जा रहा है, समझा जा रहा है कि नशीले पदार्थों के अलावा और चीज़ों का एडिक्शन भी हो सकता है, जैसे कि किसी तरह के बिहेवियर या व्यवहार, जैसे गैम्बलिंग या फिर शॉपिंग। इसी तरह से फूड एडिक्शन भी आजकल एक टर्म है जो कि काफ़ी प्रचलित हो रही है। एडिक्शन शब्द का अर्थ ये होता है कि जब इंसान का कंट्रोल लूज़ हो जाए। आपने शुरुआत में अपने इंट्रोडक्शन में बताया कि जब इंसान किसी चीज़ पे, अपने कंजम्पशन पे कंट्रोल कर ना पाए, तब उसको हम एडिक्शन का एक पैमाना मानते हैं। दूसरा ये देखा जाता है कि जब आप अपनी बाकी एक्टिविटीज़, बाकी गतिविधियों को छोड़ के उस पर्टिकुलर गतिविधि पे ज़्यादा फोकस करें। आप बाकी चीज़ों को छोड़ के आप ध्यान केवल आपका खाने पे या फूड पे ही, और अपना आप और जो लेजर की चीज़ें उनको छोड़ के आप फूड पे या खाने पे ज़्यादा ध्यान देने लगे। आप अपने जो बाकी सामाजिक ज़रूरतें हैं, आप लोगों से मिलना जुलना कम कर दें, आइसोलेशन में रहने शुरू कर दें और फूड को ही अपना एक मेजर सोर्स ऑफ एन्जॉयमेंट या जिससे आपको प्लेजर मिल रहा है, अगर ये सब चीज़ें होने लगे तो कहीं ना कहीं फूड एडिक्शन टर्म का यूज़ कर हम कह सकते हैं। हमारी साइकेट्रिक या मनोचिकित्सक टर्म में ईटिंग डिसऑर्डर्स यानी कि खाने से संबंधित जो डिसऑर्डर्स होते हैं उसमें अलग अलग डिसऑर्डर्स कवर होते हैं। एनोरेक्सिया नर्वोसा, बुलिमिया नर्वोसा और बिंज ईटिंग डिसऑर्डर। फूड एडिक्शन से अगर जुड़ा हुआ कोई डिसऑर्डर हम समझ सकते हैं तो बिंज ईटिंग डिसऑर्डर है, जिसमें ये देखा जाता है कि इंसान थोड़े ही समय में बहुत ज़्यादा स्पीड से अगर खाए, अपनी क्षमता जितनी उसको भूख है उससे अगर ज़्यादा खाने लगे, जैसे मैंने बताया बाकी चीज़ों को छोड़कर खाने पे फोकस करने लगे, या अपने इमोशनल इशू से डील करने के लिए, अगर वो उदास है, उसकी सेल्फ एस्टीम में कमी है, अगर वो गुस्सा है, उन चीज़ों से डील करने के लिए खाने का सहारा या फूड का सहारा लेने लगे, और कम समय में और बहुत तेज़ी से और अपनी आवश्यकता से ज़्यादा अगर खाने लगे तो उसको बिंज ईटिंग डिसऑर्डर का नाम दिया जाता है। बट ये समझना बहुत ज़रूरी है कि केवल ज़्यादा खाना अपने आप में एडिक्शन या बीमारी नहीं है, या ज़्यादा खाना अपने आप में बिंज ईटिंग डिसऑर्डर नहीं है। ये हमें ध्यान रखना काफ़ी ज़रूरी है। ठीक है। अब आयुर्वेद का अगर नज़रिया समझे डॉक्टर छाबरा, तो आयुर्वेद के नज़रिए में क्या माना जाए कि ये आसक्ति है क्या? जिस तरह से अभी हमें डॉक्टर गर्ग ने अलग अलग चीज़ें बताई हैं खाने की लत को लेकर ही, तो आयुर्वेद के नज़रिए से आप इसे कैसे समझाएंगे?
देखिए, आयुर्वेद में ना बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन दिया है कि हमने क्या खाना है, कैसे खाना है, क्यों खाना है और कब खाएंगे। तो उसके डिस्क्रिप्शन में अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले ये देखा जाता है कि हमने जो खाना है उसके लिए हम स्टमक को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, और 3 पार्ट में ये कहते हैं कि हाफ पार्ट ऑफ स्टमक जो है इट शुड बी फिल्ड विद द सॉलिड थिंग। जैसे हम ठोस कोई भी खाना खाते हैं, जैसे चपाती है, दाल है, कोई चीज़ ऐसी है तो वो ठोस में आती है, तो वो हमें हाफ अपने स्टमक को फिल करना है। बाकी 1/4 जो है दैट शुड बी फिल्ड विद द लिक्विड पार्ट, एंड 1/4 पार्ट शुड बी लेफ्ट एम्प्टी, सो दैट हमारा डाइजेशन का प्रोसेस हो और चर्निंग मूवमेंट्स हो, ताकि खाना प्रॉपर्ली डाइजेस्ट होकर के प्रॉपर्ली हमारी धातुएं बने और एक हमारी अच्छी बॉडी बने। सो आयुर्वेद के नज़रिए से तो बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन ये दिया गया है कि हमने क्या खाना है, कैसे खाना है। और इसी का जब हम आजकल की, जैसे आपने बताया कि भागदौड़ वाली ज़िंदगी के अंदर हम डिफरेंट वे में अब खाना पीना शुरू कर दिया है, तो उससे जो है बट नेचुरली की सारी प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई हैं, और उसको ट्रीट करने के लिए भी हमारी जो है मोडालिटीज़ अब पहले के मुकाबले चेंज होती जा रही हैं। बिल्कुल। और डॉक्टर अशोक शर्मा, अगर हमने जैसे बात की और जैसे अभी दोनों ही मेहमानों ने भी बताया है कि बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं इसके पीछे, बहुत सारे कारण हो सकते हैं, क्या आपके पास ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो इमोशनल ईटिंग या अनकंट्रोल क्रेविंग से जूझ रहे हो कहीं ना कहीं, और ये क्यों होता है? देखिए, बड़ा अच्छा सवाल है और आज का टॉपिक भी बहुत अच्छा है। 2 चीज़ें जो हमने शुरू में करी कि तो लत लग जाना। लत, देखिए, लत जब लग जाती है तो हम हर चीज़ की एट स्टेक, उसके बदले में जो हमारे ज़रूरी काम है, जैसे डॉक्टर साहब ने बोला कि उसके कारण अपना काम छोड़ देगा और उसको लत लग जाएगी। अब दूसरी बात जो आपने पूछी कि इस तरह के पेशेंट्स आना, कभी कभी तो इन पेशेंट्स को यही नहीं पता लगता कि मैं किसी खाने की बीमारी का शिकार हूँ, क्योंकि देखिए हमारे दिमाग जो जिससे बना हुआ है कि फूड इज़ सूदिंग। एक बच्चे को भी आप खाना दीजिए, वो बड़ा सूदिंग महसूस करता है। तो फूड इज़ सूदिंग, लेकिन ये फूड सूदिंग तो ठीक है, लेकिन ये फूड ऑर्डर में होना चाहिए। ये कब डिसऑर्डर हो जाएगा, उसके कुछ मापदंड हैं सेक्रेटरी के हिसाब से। अब हम यहाँ पे 2 चीज़ों को, तो हमने लत को जैसे हमने बात कर ली, दूसरी तरफ हम आते हैं बिंज ईटिंग के ऊपर। जैसे कुछ ईटिंग डिसऑर्डर्स हैं, उसके अंदर एक जो बड़ा कॉमनेस्ट है वो बिंज ईटिंग डिसऑर्डर। अब यदि हम बिंज के मतलब को समझने की कोशिश करें तो बिंज है कि बहुत किसी चीज़ में अधिकतम लिप्तता, रंग रलियाँ मनाना या एक दौर सा। तो खाने का जब एक दौर सा आ जाए मरीज को या किसी को कि, और उसका अपने ऊपर से कंट्रोल ख़त्म हो जाए, तो अधिकतमता भी हो और अनियंत्रित तरीके से वो खाने लग जाए, तो हम कह सकते हैं कि इसको बिंज ईटिंग डिसऑर्डर है। लेकिन उसके फर्दर अपने मापदंड है कि ये क्यों है, कब हम इसको मान सकते हैं, किस तरह का बिहेवियर होता है। तो सप्ताह में 2 दिन और कम से कम 6 महीने, यदि इस तरह का बिहेवियर आप देख रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि ये एक बिंज ईटिंग डिसऑर्डर है। डिसऑर्डर है, ऑर्डर में था लेकिन अब डिसऑर्डर हो गया, और उसके साथ साथ उसको इतनी लालच आ जाता है खाने का कि उसको ऐसा लगता है कि कल हो ना हो, आज ही है जो फूड है और इतना फूड मेरे को खाना ही है, और उस लालच में, उस बिंज में वो उस फूड को स्टोर भी करने लग जाता है, छुप छुप के खाने लग जाता है और खाना छुपा के भी रखने लग जाता है। तो इस तरह के डिसऑर्डर के पेशेंट बहुत बार आते हैं, जिसको कि हमारे यहाँ कभी कभी तो बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि ये छोटा है, ये बड़ा कैसे होगा, बहुत सारे सामाजिक प्रेशर ऐसे हो जाते हैं, बहुत सारे साइकोलॉजिकल फैक्टर्स ऐसे हो जाते हैं। तो डेफिनेटली इस तरह के पेशेंट्स आते हैं, और उन पेशेंट्स के अंदर ही धीरे धीरे जब हम हिस्ट्री लेते हैं तो ये समझ आता है कि हाँ, इनको एक तरह का ईटिंग डिसऑर्डर है। ठीक है। तो डॉक्टर भावुक, ऐसा आखिर ब्रेन में ऐसा क्या होता है जो हमें बार बार खाने की क्रेविंग होने लगती है? अगर हम किसी भी लत की एडिक्शन की बात करें तो एक बड़ा इम्पॉर्टेंट केमिकल होता है डोपामीन ब्रेन में, जो कि हमारा प्लेजर या हमें जो किसी भी चीज़ से खुशी या एक सेटिस्फैक्शन मिलती है उसमें इन्वॉल्व होता है। तो ब्रेन में एक रिवॉर्ड पाथवे, प्लेजर पाथवे होते हैं। हमें जैसे कभी भी कोई खुशी मिले, कोई हमें शाबाशी देता है, या हम किसी परीक्षा में अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हो, टॉप करें हम, तो एक अलग सी खुशी मिलती है। तो उसमें ये रिवॉर्ड पाथवे इन्वॉल्व होता है, जिसमें डोपामीन केमिकल इन्वॉल्व होता है। अब ये अच्छी चीज़ों में तो इन्वॉल्व है ही, बट ब्रेन डिस्टिंग्विश नहीं करता कि खुशी अच्छी चीज़ से मिल रही है, बुरी चीज़ से मिल रही है। जब यही पाथवे एक्टिवेट होता है इन अच्छी चीज़ों में भी
और यही पाथवे एक्टिवेट होता है जब हम किसी भी प्रकार के नशीले पदार्थ का सेवन करते हैं, चाहे वो शराब हो, चाहे वो ओपियोइड या स्मैक हो या गांजा हो। सिमिलरली फूड से जब हमें खुशी मिलती है, प्लेजर मिलती है, तो यही सेंटर एक्टिवेट देखा गया है कि न्यूरोबायोलॉजिकली या मानसिक तौर पे या मस्तिष्क में या दिमाग में यही सेंटर एक्टिवेट होता है और डोपामिन केमिकल का सिक्रीशन बढ़ता है, इंक्रीज़ होता है। तो हर तरह के एडिक्टिव बिहेवियर या एडिक्टिव सब्सटेंस का सेवन जो करते हैं उसमें ये पाथवे इन्वॉल्व होता है। और जब हम एक्सेसिव फूड इंटेक या जब हमें खाने की ही लत लग जाए तब भी यही पाथवे इन्वॉल्व होता है। और इस पाथवे पे जो ये हमारा रिवॉर्ड पाथवे होता है, इस पे अलग अलग ब्रेन के और पाथवेज भी असर करते हैं, जैसे कि स्ट्रेस पाथवे हमारे ब्रेन का होता है। तो जब इंसान ज़्यादा स्ट्रेस में या इमोशनल स्टेट में होता है तब भी इस पाथवे पे उसके इनपुट्स जाते हैं और उससे भी एक्टिवेट होता है वो एडिक्टिव बिहेवियर। अगर वो किसी को फूड एडिक्शन है तो वो ज़्यादा खाने का उस वक्त मन करेगा जब भी वो एक इमोशनल स्टेट से या एक उदासी की या गुस्से की इस तरह की स्टेट से गुजर रहा है। बिल्कुल। और डॉक्टर राजेश, आयुर्वेद कहता है कि मन और शरीर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो क्या फूड एडिक्शन की जब हम बात करें उसका संबंध हमारे मानसिक दोषों से भी हो सकता है? बिल्कुल है, सीधा सीधा संबंध है। मन की यदि अवस्था जो है वो व्यथित है तो फिर खाने का डिसऑर्डर तो होगा ही होगा। और हमारे यहाँ तो ये कहते हैं कि भी जो आपने खा रहे हैं उसी से आपका बनेगा, शरीर बनेगा, और शरीर जो है मन से रिलेटेड है। तो डेफिनेटली इसका रिलेशन है और रिलेशन से ही हमारी बॉडी पे इफेक्ट आ रहा है। ठीक है, यानी बहुत गहरा संबंध है। इसीलिए जब बार बार कहा जा रहा है कि स्ट्रेस जैसे फैक्टर हो या फिर आप ज़्यादा एक तरह से एंग्शियस महसूस कर रहे हैं या दुखी महसूस कर रहे हैं तो भी आप हो सकता है कि खाने की तरफ ज़्यादा आकर्षित हो जाएं। डॉक्टर अशोक, जब होम्योपैथी इमोशन बेस्ड प्रॉब्लम्स की बात हम करते हैं और होम्योपैथी की बात करते हैं तो हमने उसका बहुत अच्छा असर होते देखा है कई केसेस में। तो कैसे इसको होम्योपैथी हैंडल करती है एक तरह से, खासकर जब बात क्रेविंग्स की होती है? तो देखिए, यदि होम्योपैथी की हम बात करते हैं तो होम्योपैथी का बेसिक सिद्धांत क्या है कि हर बीमारी पहले मानसिक पटल पर आती है, पहले मानसिक पटल पर आएगी फिर वो शारीरिक पटल पर आती है। तो इसको मैं थोड़ा सा और यदि समझाना चाहूँ तो हमारे ब्रेन में दो तरह के ब्रेन्स हैं, एक है लोअर ब्रेन सिस्टम, एक है हायर ब्रेन सिस्टम। लोअर ब्रेन सिस्टम जो होता है उसके अंदर ही हमारे भूख का भी सेंटर है, जो कि हमारे अंदर एक इच्छा जगाता है कि अब हम भूखे हैं और एक स्टेज पे ये बता देता है कि बस अब भूख शांत हो गई है। उसके ऊपर एक हायर ब्रेन सेंटर है जो कि एग्जीक्यूटिव ब्रेन कहलाता है, जो कि हमारे उस बिहेवियर को एग्जीक्यूट कराता है। अब ये जो लत है या बिंज ईटिंग है, इसके अंदर उसका खाना उसका एक कोपिंग स्टाइल बन जाता है कि मैं जब भी तनाव में जाऊंगा, मैं जब भी एंग्जाइटी में जाऊंगा, मैं जब भी अवसाद में जाऊंगा, मैं खाना शुरू कर दूंगा। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि रिवार्ड सिस्टम, मतलब सेल्फ रिवार्ड उसको आने लग जाता है। तो ऐसे लोग क्या करते हैं कि उठा के बहुत सारी आइसक्रीम खा जाएंगे, बहुत से और तरह का फूड खा जाएंगे, तो डोपामिन सेरोटोनिन आता ही जाएगा, आता ही जाएगा, आता ही जाएगा। अब इसका काउंटर पार्ट क्या आता है कि उसने खा तो लिया, अब वो कहेगा मैं तो बहुत मोटा हो गया, तो बोलेगा अब शरीर तो मोटा हो गया, चलो और खाता हूँ। तो इस तरह की जो भावनात्मक चीज़ें होती हैं, ऐसे लोग जिनके अंदर की भावनात्मक कुछ गिल्ट्स होते हैं, कुछ डिप्रेशन के साइंस होते हैं, कुछ इस तरह के काम वो कर रहे होते हैं, उनके घर पे कुछ प्रॉब्लम होती है, तो वो लोग हमेशा फूड का सहारा लेते हैं। तो क्या चीज़ ने उसको बाध्य किया, होम्योपैथी यहाँ आती है। किस तरह का वो आदमी था, जैसे बहुत सारे बायोलॉजिकल रीजंस हैं इस चीज़ के, कुछ जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशंस हैं, है ना, बहुत सारे हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस हैं। जैसे कि लेडीज़ के अंदर देखिए कि ड्यूरिंग मेंसेस उनको कुछ चेंजेस आ जाते हैं, ड्यूरिंग मीनोपॉज उनको चेंज आते हैं, पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिसीज़ है उसके अंदर वो आ जाते हैं। तो कहाँ से वो चीज़ शुरू हुई और किस तरह का बिहेवियर या किस तरह का उसने उससे लड़ने के लिए उसने क्या चीज़ का सहारा लिया, वो तो अपने में है ही, लेकिन वो फूड को खाना भी उसके लिए एक बीमारी बन गई जो कि और तरीक़ों से उसको परेशान कर रही है। तो होम्योपैथी के अंदर दो चीज़ें एकदम साथ साथ जुड़ी होती हैं, एक है भावनात्मक और दूसरा सोच, और उसके बाद जो व्यवहार आता है उस बीमारी के लिए उस पर्सन के द्वारा उसको समझ के फिर हम दवा का निष्कर्ष निकालते हैं। ठीक है, तो डॉक्टर गर्ग, क्या जो लोग मोटे हैं या जिनका वज़न बहुत ज़्यादा है वही माने कि उन्हें ही ये एडिक्शन है या बिंज ईटिंग डिसऑर्डर है, या कम वज़न वाले लोगों में भी ये हो सकता है?
नहीं, ऐसा इसका नहीं कोई है। रिलेशन है क्या? नहीं, मतलब अगर किसी को बिंज ईटिंग या फूड एडिक्शन या ज़्यादा खाने की आदत है, उसमें ओबेसिटी होने का चांसेस डेफिनेटली ज़्यादा है, उन लोगों में ओबेसिटी ज़्यादा होगी। बट हम ये कहें कि जो इंसान ओबीस है उसको फूड एडिक्शन या बिंज ईटिंग की प्रॉब्लम है, ऐसा सही नहीं है। काफ़ी लोग अगर उनका देखने में वज़न ज़्यादा नहीं लग रहा है या वो ओबेसिटी नहीं है, उनमें भी बिंज ईटिंग की प्रॉब्लम हो सकती है। एक तो काफ़ी कॉमनली बिंज ईटिंग के अलावा एक और प्रॉब्लम होती है जो हम ईटिंग डिसऑर्डर में बोलते हैं। काफ़ी बार जो लोग बिंज ईटिंग करते हैं, ज़्यादा एकदम से खाते हैं, वो कई बार कंपनसेटरी बिहेवियर्स में भी एंगेज करते हैं। जैसे कि वो लोग या तो अपना खाना जो खाया है उसको उल्टी करके वॉमिटिंग करके बाहर निकालने की कोशिश करें, या कुछ ऐसे दवाइयाँ जैसे लेग्जेटिव्स लेके जिससे कि जो भी आपने एक्स्ट्रा खाया है वो आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के ज़रिए बाहर निकल जाए। तो इस तरह के बिहेवियर्स में भी कई लोग एंगेज करते हैं, जिसकी वजह से आपको ज़्यादा खा भी रहे हो पर वज़न पे कंट्रोल ना, वज़न आपका उस हिसाब से देखने में बढ़ा हुआ नहीं लगता। और काफ़ी बार जो इमोशनल इश्यूज़ की हमने बात करी, उसमें बॉडी इमेज इश्यूज़ भी काफ़ी कॉमनली देखे गए हैं। जिन लोगों में अपने शरीर को लेके एक इशू रहता है, उन लोगों में भी ईटिंग इश्यूज़ या बिंज ईटिंग या फूड एडिक्शन के इश्यूज़ ज़्यादा देखे गए हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई बिंज ईटिंग या फूड एडिक्शन की प्रॉब्लम है वो इंसान ओबीस भी होगा ही होगा। ठीक है। और जब हम आयुर्वेद की बात कर रहे हैं डॉक्टर छाबड़ा, तो हमने देखा है सात्विक, राजसिक, तामसिक अलग अलग तरह के भोजनों का जिक्र है आयुर्वेद में। तो क्या ये क्लासिफिकेशन भी मानसिक अवस्था को प्रभावित करता है? क्या हम ये माने क्योंकि अब हमारा खान पान बहुत बदल चुका है, इसीलिए वो हमारे मस्तिष्क पर भी असर कर रहा है और इसीलिए इस तरह के डिसऑर्डर्स बढ़ भी रहे हैं समय के साथ? डिसऑर्डर्स डेफिनेटली आजकल प्रेजेंट एरा के अंदर बढ़ रहे हैं, बट हाँ डेफिनेटली सात्विक प्रकृति का जो इंसान होगा उसका खान पान डिफरेंट होगा, और राजसिक प्रवृत्ति और तामसिक प्रवृत्ति का खाना डिफरेंट होगा। बट इन तीनों के अंदर इस तरह के डिसऑर्डर्स लाइक फूड एडिक्शन, बिंज डिसऑर्डर तो नहीं कहूँगा लेकिन फूड डिसऑर्डर्स जरूर देखने को मिलते हैं। मोस्ट कॉमनेस्ट एग्जांपल जो आजकल अपनी प्रैक्टिस में हम देखते हैं, जैसे जिम के अंदर बच्चे जाते हैं और उनको एक एडिक्शन है, वहाँ से वो दिया गया है कि भाई यू हैव टू टेक लॉट ऑफ कैलोरीज इन द फॉर्म ऑफ टेकिंग नॉन वेज सोर्सेज और एग। तो उनको क्या क्राइविंग होती है एग की, आज एक अंडा खाया, फिर 2, 4, 8, 10, मैंने ऐसे पेशेंट देखे हैं जो 20-20 अंडे खा जाते हैं, बट उनकी प्रकृति डिफरेंट है। तो ऐसा ठीक है, सात्विक प्रकृति, राजसिक और तामसिक प्रकृति में खाना डिफरेंट हो सकता है, लेकिन फूड एडिक्शन की डेफिनेटली वहाँ देखने को मिलता है हमें। ठीक है। और जब हम कारणों पे बात कर रहे हैं तो एक और बस कारण पे ही मैं जाऊंगी डॉक्टर शर्मा, इसको क्या माने जिस तरह जो चर्चा अभी तक हो रही है, मतलब साइकोलॉजिकली कारण है, बायोलॉजिकल कारण है, एनवायरमेंटल कारण है, ये सब मिलाकर कोई ना कोई कारण हो सकता है? देखिए, इसको आप बहुत छोटे तौर पे समझिए कि जीवन क्या है, बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और सामाजिक और कल्चरल, इन सब का एक मिश्रण है। इन्हीं के अंदर हमारा स्वास्थ्य है और इन्हीं में से कुछ ना कुछ कारण ऐसे हैं जो हमें बीमारी का रूप दे देते हैं। तो जाता हूँ बायोलॉजिकल, उनका मैंने पहले भी कहा कि कुछ जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशंस होती हैं जिसके कारण हम बिंज ईटिंग की तरफ जा सकते हैं। बिंज ईटिंग में 2 चीज़ें जो बहुत देखने को मिलती हैं, वो अत्यधिक और अनियंत्रित। उसको सैटिस्फैक्शन का पता ही नहीं लगता, उसको खाता जाएगा खाता जाएगा खाता जाएगा और पता ही नहीं लगेगा। दूसरे होते हैं साइकोलॉजिकल रीजंस, जैसे कि स्ट्रेस हो गया, एंग्जाइटी हो गई, डिप्रेशन हो गया। जब हम सामाजिक उस पे आते हैं तो कई बार पीयर प्रेशर्स भी हो जाते हैं, और जैसे कोई बहुत छोटा है तो अरे ऐसे करोगे तो कैसे होगा, अरे आप तो ऐसे हो, अरे आप तो ऐसे हो। तो उस प्रेशर में भी यदि पहले से ही प्रीडिस्पोजिशंस हैं तो वो डेफिनेटली अत्यधिक और अनियंत्रित कर देगा। उसके बाद आते हैं कल्चरल, कि इस कल्चर में तो ये सब खाया ही जाता है, अरे हमारे यहाँ तो पराठे खूब खाए जाते हैं, 2 थोड़ी खाए जाते हैं, 4 खाए जाते हैं। फिर वही बात कि यदि पहले से प्रीडिस्पोज्ड है तो डेफिनेटली वो उस तरफ चला जाएगा, लेकिन वैसे भी जा सकता है क्योंकि अब उसको तनाव से लड़ने का, गिल्ट से लड़ने का एक यही माध्यम आता है, बिकॉज फूड ऑलवेज सूद्स। तो वहाँ पे वो जब सूदिंग इफेक्ट देता है तो वो थोड़ी देर के लिए सोचता है कि अरे बड़ा अच्छा है, मैं इसको खाता हूँ और खाता हूँ और खाता हूँ। तो ये चारों चीज़ें ही मिलके हमारे एक बिंज ईटिंग डिसऑर्डर के कारण हैं। ठीक है। और क्या ये बात सही है
डॉक्टर गर्ग की जब आप मीठा खाते हैं तो मीठे की क्रेविंग और ज़्यादा होती है, या आप प्रोसेस फूड खा रहे हैं तो उसकी क्रेविंग, हमने देखा कई लोग नमकीन चिप्स खाते हैं, उन्हें हर बार खाने की क्रेविंग होती है, तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है क्या? बिल्कुल, जिस तरह का खाना आप खा रहे हैं उस पर डिपेंड करता है कि उसकी क्रेविंग ज़्यादा होगी। सो यूजुअली जो ऑयल्स होते हैं हमारे, या फैटी प्रोडक्ट्स होते हैं, या शुगरी प्रोडक्ट्स जो होते हैं, या जिसको हम सुक्रोज़ की बात करते हैं, ये कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो अपने आप में ही एबिलिटी है इनकी कि इनकी एडिक्शन होने का या इनकी आदत पड़ने का, ज़्यादा खाने का रिस्क ज़्यादा होता है। हम भी अपने जीवन में हम सभी लोग देखते हैं, मतलब शायद ही कोई होगा, हम कहते हैं कि एक चिप्स का पैकेट अगर खोल लो, भुजिया का पैकेट अगर खोलो, पूरा ख़त्म होने के बाद ही वो छूटता है, कोई भी आधा पैकेट यूजुअली छोड़ता नहीं है। इस तरह की चीज़ों में अपने आप ज़्यादा एबिलिटी होती है। मेरे साथ जो और एक्सपर्ट है वो ज़्यादा शायद इस पर प्रकाश डाल पाएंगे कि ये चीज़ें अपने आप में ही थोड़ा कैरी करती है रिस्क कि इनको खाने की लत ज़्यादा पड़ने का चांस होते हैं बायोलॉजिकली। ठीक है, और जैसे डॉक्टर अशोक ने बताया था कि वीक में 2 बार या 6 महीने तक हो तो उसको आप मानिए कि आप कहीं ना कहीं डिसऑर्डर की तरफ जा रहे हैं। इसको लेकर कोई और नियम भी है? लोग कैसे समझें? नियम इसका ये है, अब पहली बात ये समझना ज़रूरी है कि हमारी प्रैक्टिस में यूजुअली कोई इंसान बिंज ईटिंग डिसऑर्डर की प्रॉब्लम लेके अपने आप बहुत कम आते हैं। बिल्कुल, लोग अभी भी समाज में अत्यधिक खाने को परेशानी नहीं मानेंगे, है ना। तो हमारे पास अगर मान लो कई बार हमारे पास पर्सनैलिटी प्रॉब्लम, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के पेशेंट्स आते हैं, इमोशनली अनस्टेबल पर्सनैलिटी होती है, या डिप्रेशन के पेशेंट आते हैं, एंग्जाइटी के पेशेंट्स आते हैं। जब उनमें हम हिस्ट्री लेते हैं तब हम पाते हैं कि इनमें खाने की भी समस्या आ रही है, या बिंज ईटिंग डिसऑर्डर या इस तरह की बीमारी के क्राइटेरिया फुलफिल हो रहे हैं। क्राइटेरिया इसलिए बनाए जाते हैं कि कोई भी डायग्नोस्टिक सिस्टम में हम प्रणाली इसलिए बनाते हैं कि हम नॉर्मल और एबनॉर्मल को डिफ्रेंशिएट कर पाएँ। तो अलग अलग फिगर्स दिए गए हैं, जो कॉमन फिगर जैसे सर ने कोट करे कि हफ्ते में 2 बार अगर ऐसा हो रहा है और 6 महीने के लिए ऐसा हो रहा है, वो एक कहीं ना कहीं इंडिकेशन है कि डिसऑर्डर का रूप ले रहा है। बट उसके साथ साथ व्यवहार को भी हमें देखना है कि क्या वो छुप छुप के कर रहा है ये चीज़ें, क्या वो और चीज़ों को छोड़ के ज़्यादातर समय इस चीज़ में बिता रहा है, क्या उसको अपने ऐसे व्यवहार का गिल्ट भी हो रहा है, क्या वो खुद महसूस करता है कि मैं इस चीज़ पे कंट्रोल या नियंत्रण नहीं कर पा रहा हूँ, वो ज़रूरत से ज़्यादा अत्यधिक हो रहा है, ज़्यादा स्पीड में हो रहा है। ये सब चीज़ों को मिलजुल के हम जब देखते हैं तभी हम उसको डिसऑर्डर डायग्नोज करते हैं। ठीक है, और अगर हम प्रिकॉशन की तरफ भी जाएं और ट्रीटमेंट की तरफ भी जाएं आयुर्वेद के नज़रिए से डॉक्टर छाबड़ा, तो उपवास का बहुत जिक्र है साफ तौर पर, और ऋतुचर्या, दिनचर्या का जिक्र है आयुर्वेद में। ये चीज़ें कैसे इसको कंट्रोल करने में, मैनेज करने में मदद करती हैं? देखिए, जब हम पेशेंट को बताते हैं कि हमने जो है साल के अंदर जो ऋतुओं को डिफाइन कर रखा है, 6 तरह की ऋतु आती है और हर 2 महीने बाद ऋतु चेंज हो रही है। तो ऋतु में जो आपको खाने पीने की इंडिकेटेड है, आप अगर वही खाना पीना खाएंगे तो डेफिनेटली जो आपका फूड एडिक्शन है उससे आप दूर रहेंगे। प्लस हमारे ये भी बताया गया कि दिन में क्या खाना है और रात में क्या खाना है। तो दिनचर्या के हिसाब से अगर आप खाएंगे तो आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगी। लेकिन अगर आप वही खाना जो दिन में खा रहे हैं और रात में नहीं खाना है और रात में भी खाते चले जाएंगे, तो वो या तो फूड एडिक्शन है या वो फूड एडिक्शन से बाद में बिंज डिसऑर्डर्स में भी कन्वर्ट हो जाते हैं। सो डेफिनेटली ऋतुचर्या, दिनचर्या और रात्रिचर्या के अंदर जो डिस्क्रिप्शन है कि हमने क्या खाना है और कैसे खाना है, उसको अगर आप फॉलो करेंगे तो आप डी एडिक्शन की तरफ, फूड डी एडिक्शन की तरफ जाएंगे और आपकी बॉडी के अंदर दोषों का जो बैलेंस होगा उससे आप एक नॉर्मल स्टेट ऑफ माइंड में रहेंगे, नॉर्मल स्टेट ऑफ बॉडी में रहेंगे। ठीक है, और क्योंकि समय भी अब बहुत कम है और लोग यही जानना चाह रहे होंगे कि कैसे कंट्रोल करें, क्योंकि जैसे आप लोगों ने भी कहा कि सामने नहीं खाएंगे तो छुप के खा लेंगे, कोई ना कोई रीज़न रहेगा। अपने आप को रोकने के लिए क्या करना है? देखिए, रोकने के लिए मैं वहीं आता हूँ दोबारा से कि लोअर ब्रेन और हायर ब्रेन पर। आप लोअर ब्रेन को जब तक आप शांत नहीं रखेंगे, वो हायर ब्रेन उस चीज़ को नहीं मानेगा। नॉर्मली देखिए सब क्या कहते हैं, तू मत खाया कर, तू वहाँ मत जाया कर, डोंट स्टोर दी थिंग्स, डोंट हाइड दी थिंग्स एंड ऑल दैट। तो जब हम सो रहे होते हैं ना, तो भी हमारे दिमाग के 2 हिस्से आपस में बात कर रहे होते हैं। दे आर इन सिंक्रोनाइजिंग विद ईच अदर। अब इस सिंक्रोनिसिटी को, रैपिड आई मूवमेंट एक फेज़ होता है नींद का, जिसमें कि ब्रेन कुछ इमोशंस को रख रहा होता है, कुछ को हटा रहा होता है, कुछ को रख रहा होता है। तो यही चीज़ हम कभी कभी आर्टिफिशियली भी जनरेट कर सकते हैं। जैसे अब खाना सामने आ गया और मेरे से तो रुका नहीं जा रहा है। आप अपने हायर ब्रेन से जितना ज़्यादा उसको रोकने की कोशिश करेंगे, आपका ध्यान उतना ही खाने की तरफ जाएगा। इसको ऐसे सोचिए कि जैसे कोई आदमी कह रहा है मेरे को सोना है, मेरे को सोना है, मेरे को सोना है, लेकिन उसको नींद आएगी नहीं। किसी बच्चे को बहुत ज़्यादा पढ़ना है तो वो बच्चा बिल्कुल भी नहीं पढ़ पाएगा। तो करना क्या है कि 2 पार्ट्स ऑफ द ब्रेन को हम कैसे आपस में बैलेंस करें,
इसके लिए कुछ नहीं है, आप जस्ट अपने 2 अंगूठों को क्रॉस कीजिए हैं एंड जस्ट स्टार्ट टैपिंग, गिव टैप टू योर चेस्ट, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। यू आर हेल्पिंग योर ओन बॉडी, आप अपने शरीर को खुद मदद कर रहे हैं कि बैलेंस में आओ, बैलेंस में आओ, बैलेंस में आओ। दूसरा ये है कि जिस समय इन बिंज ईटर्स को क्या लगता है कि खाना कम रह जाएगा, जो कि हम कह रहे हैं स्टोर करने लग जाते हैं, वहाँ बस एक ही सवाल अपने से कीजिए कि क्या ये खाना मेरे को खाना अभी ज़रूरी है, नाउ और नेवर नहीं, क्या अभी ज़रूरी है। तो एक तो ये कीजिएगा, और यदि आपका अपने ऊपर नियंत्रण हो ही नहीं रहा है तो आप सिंपल सी बात है, आप उस खाने को खा लीजिए थोड़ा सा, लोअर ब्रेन को सेटिस्फाई रखिए और आपका हायर ब्रेन अपने आप ही फंक्शन करने लग जाएगा। तीसरी बात यह है कि जब ये एक डिसऑर्डर ही हो गया, अब आपको दवा की और चिकित्सक की ज़रूरत है, जो कि एक बड़ा ही आपस में जुड़ी हुई चीज़ है। देखिए ऐसी कोई दवा नहीं कि मैं उनको दवा दूँ और वो बिंज ईट छोड़ दें। तो सबसे पहले एक अच्छे न्यूट्रिशनिस्ट की, फिर एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की, एक अच्छे साइकेट्रिस्ट की, वो चाहे होम्योपैथी हो, चाहे आयुर्वेदिक हो, चाहे सर हैं, तो ये सब लोग मिलके और बाद में उसको कुछ काउंसलिंग्स देना, उसको समझाना, परिवार को समझाना, तब जाके आप इस बिंज ईटिंग डिसऑर्डर से बाहर, मीन्स आप अपने ईटिंग को बिंज से नॉर्मल ईटिंग में ले आएंगे और डिसऑर्डर को एक ऑर्डर्ड स्टेट में ले आएंगे। बिल्कुल। डॉक्टर गर्ग, आप क्या सलाह और सुझाव देंगे? इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि जैसा हमने डिस्कस किया कि काफ़ी बार ये बिंज ईटिंग या फूड एडिक्शन की प्रॉब्लम किसी अंडरलाइंग और किसी मानसिक परेशानी का लक्षण हो सकते हैं। तो पहले तो ये कि जो भी अंडरलाइंग इशू है, सेल्फ एस्टीम का इशू है, डिप्रेशन का इशू है, एंग्जाइटी का इशू है, उसका काउंसलिंग या दवाई के इलाज के ज़रिए उसको ट्रीट करें तो काफ़ी बार वो फूड एडिक्शन की प्रॉब्लम भी मैनेज हो सकती है। अपने आप में फूड एडिक्शन की प्रॉब्लम के लिए अगर वो बहुत ही बड़ा बिंज ईटिंग डिसऑर्डर का रूप ले रहा है, वहाँ पे हमारी कुछ दवाइयाँ होती है, बट दवाइयों से ज़्यादा काउंसलिंग का जो सर ने सुझाव दिए उन सुझावों पे अमल करने का, और आजकल माइंडफुलनेस ईटिंग, माइंडफुल बेस्ड ईटिंग की काफ़ी डिस्कशन हो रही है कि खाने को धीरे धीरे चबा चबा के, हर निवाले का स्वाद लेके, समय लगा के खाएं, डिले करिए ग्रेटिफिकेशन को, उससे अपने आप अपनी एडिक्शन को या क्रेविंग को कंट्रोल में कर पाएंगे। पर एक वर्ड ऑफ कॉशन ज़रूर देना चाहूँगा, आजकल एक काफ़ी पहले भी था और आजकल भी ज़्यादा हो रहा है कि काफ़ी दवाइयाँ ऐसी प्रमोट करी जा रही हैं जो कि आपको वज़न लूज़ करने में या भूख कम करने में हेल्प करेंगी। मेरा एक ही सजेशन है कि कोई भी दवाई ले किसी मेडिकल डॉक्टर की सलाह के बिना ना लें, अपने आप से ना लें कोई भी दवाइयाँ। किसी भी तरह की दवाई अगर लेंगे उसके साइड इफ़ेक्ट्स होने का रिस्क होता है। अगर हम दवाइयों के ज़रिए अपने वज़न का या भूख का कंट्रोल कर पाते तो पूरी दुनिया में कोई भी ज़्यादा वज़न, अधिक वज़न का इंसान नहीं होता। तो ये एक वर्ड ऑफ कॉशन मेरी तरफ से ज़रूर मैं देना बिल्कुल। और मोटापा भी एक बड़ा कंसर्न बन चुका है और डायबिटीज़ कैपिटल में है ही। कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें खान पान से जुड़ी हैं, और जैसा आप लोगों ने कहा कि जब तक मानसिक तौर पर भी चीज़ों को नहीं समझा जाएगा, संभाला जाएगा, तब तक हो सकता है इस क्रेविंग को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाए। और जब इसकी बात हम कर रहे हैं डॉक्टर छाबड़ा, तो एक योग और व्यायाम ये कितना मदद कर सकते हैं अगर हम फूड क्रेविंग की बात करें? फूड एडिक्शन या बिंज डिसऑर्डर जो है, डेफिनेटली ये तो एस्टैब्लिश है कि इट इज़ ए सॉर्ट ऑफ डिजीज़ विच इज़ रिलेटेड टू द माइंड। तो जब कोई भी चीज़ माइंड में अफेक्ट करती है तो उसके लिए उसके ट्रीटमेंट के पार्ट पे योग डेफिनेटली एक बहुत अच्छा पार्ट प्ले करता है। तो योग, व्यायाम या मेडिटेशन या अपने आप को एक ध्यान दे करके एक मुद्रा में बैठ करके मन को केंद्रित करके अपने मन को समझाने का एक जो ट्रीटमेंट की मोडालिटी है वो बहुत ही अच्छी ट्रीटमेंट है और बहुत इफ़ेक्टिव भी है, कारगर भी है। अगर कोई पेशेंट इससे नहीं डेफिनेटली रिलीफ पाता है तो हम उसको देन एक टेक्निक होती है शिरोधारा, जिसमें पेशेंट को लिटा के उसके मस्तिष्क पे एक पॉट के थ्रू मेडिकेटेड ऑयल के थ्रू धारा छोड़ते हैं, जो कि पेशेंट को स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन में से बाहर निकालने के लिए बहुत अच्छा पार्ट प्ले करती है। तो फिर हम शिरोधारा एडवाइस करते हैं। और अगर ये एस्टैब्लिश हो जाए कि काउंसलिंग भी होगी और शिरोधारा भी होगी, उसके बाद जो है हमें बॉडी के लेवल पे काम करना है, तो फिर जैसे सर ने बताया था कि कुछ पेशेंट जो है वॉमिटिंग करा के या लूज मोशन करा के जो है उसके इफेक्ट को आउट करते हैं। तो हमारे आयुर्वेद के अंदर पंचकर्मा एक बहुत अच्छा पार्ट प्ले करती है, जिसमें कि वमन और विरेचन दो एक ऐसी मोडालिटी है जो हम पेशेंट को कहते हैं और अपनी सुपरविजन में कराते हैं अपने हॉस्पिटल में एडमिट करके। तो जहाँ वमन और विरेचन पेशेंट को कराते हैं तो उसमें बॉडी की शुद्धि होती है और काउंसलिंग के थ्रू और योगा के थ्रू जो है माइंड के ऊपर
काफ़ी इफेक्ट आता है। तो इस टोटल कॉम्बिनेशन के साथ जो कि मन और शरीर दोनों पे इफेक्ट करता है, इससे हम एक प्रॉपर पेशेंट का पूरा ट्रीटमेंट करने में सक्षम होते हैं। बिल्कुल। और इसी के साथ जो आज के अंक का समय है वो पूरा हो गया है। तीनों मेहमानों का शुक्रिया कहूँगी, डॉक्टर गर्ग, डॉक्टर छाबड़ा, डॉक्टर अशोक शर्मा, तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस अंक में जुड़ने के लिए। तो हमने जो देखा और समझा है कि खाना सिर्फ पेट भरने की चीज़ नहीं है, ये हमारे इमोशंस, हैबिट और लाइफस्टाइल का रिफ्लेक्शन है। फूड एडिक्शन एक साइलेंट स्ट्रगल ज़रूर है जो बॉडी और माइंड दोनों को इफेक्ट करता है, लेकिन अवेयरनेस, बैलेंस और सेल्फ कंट्रोल से इसे ज़रूर हराया जा सकता है। जैसे हमारे एक्सपर्ट्स ने भी कहा कि हर पैथी का एक अलग दृष्टिकोण है, पर मकसद एक ही है, बॉडी और साथ ही माइंड को हार्मनी में लाना। तो अगली बार जब आप स्ट्रेस में हो या बोर्डम में हो, याद रखिए खाना सॉल्यूशन नहीं है, स्ट्रेंथ का सोर्स है। उसे इस नज़रिए से ही देखना शुरू कीजिए। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए हेल्थ टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना अच्छे से ख्याल रखिए। नमस्कार। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।